राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार अमीन के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार अमीन रिजल्ट में क्या नॉमिनेशन होगा या नहीं होगा, नॉमिनेशन कब होता है, नॉमिनेशन क्यों होता है, नॉमिनेशन कैसे होता है, उदाहरण के साथ इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्या दोनों खंडों में नॉमिनेशन होगा, रो मार्क्स और नॉमिनेशन के बीच के अंतर को भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। नॉमिनेशन परीक्षा के बाद जो दुखी हैं रिजल्ट के बाद खुश हो जाएंगे, तो ऐसी बातें निकल कर सामने आती हैं। और इससे पहले बता दें कि काउंसलिंग, इंटरव्यू, कट ऑफ, मेरिट लिस्ट, इन सभी बातों को पिछले कई वीडियो में देख चुके हैं। इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, बिहार अमीन का प्ले लिस्ट में, या फिर आप लोग इस चैनल में या फिर इस वीडियो में जो दिखाई देगा प्ले लिस्ट लास्ट में, तो उस पर क्लिक करके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं नॉमिनेशन कब और क्यों होता है और आगे उदाहरण के साथ कैसे होता है, सो देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होने पर नॉमिनेशन की बात होती है। तो एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा हुआ तो नॉमिनेशन होगा ही, तो यह बातें सामने आती हैं। और नहीं भी होता है, बोर्ड के पर डिपेंड करता है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होने पर क्यों होता है। तो एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होने पर प्रश्न पत्र लेवल में अंतर होता है, अर्थात एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होने से प्रश्न पत्र स्तर में भिन्नता देखने को मिलती है। किसी शिफ्ट में आसान तो किसी शिफ्ट में कठिन, तो ऐसे में आसान शिफ्ट में अधिक सफल हो सकते हैं जबकि कठिन शिफ्ट में कम। तो इसलिए बात करें तो नॉमिनेशन की बात आती है सामने। उसके बाद आगे देख लेते हैं नोट में, अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा हो तो बिल्कुल ही इक्वल करना संभव नहीं है, पर बात करें कि नॉमिनेशन के माध्यम से हर संभव इक्वल करने का प्रयास किया जाता है। आप लोग जान चुके हैं इन सभी बातों को। अब आगे देख लेते हैं कि शिफ्ट की बात कर लेते हैं, कि परीक्षा के लेवल की बात कर लेते हैं, उसका उदाहरण के साथ जानते हैं कि यह कैसे होता है। तो यह कैसे होता है देख लेते हैं। सबसे पहले नॉमिनेशन की बात करने से पहले परीक्षा के लेवल को, तो परीक्षा में इजी लेवल, उसके बाद इजी टू मॉडरेट, शिफ्ट 2 कर लिए हैं, शिफ्ट 3 में आता है मॉडरेट लेवल, और शिफ्ट 4 में बात कर लेते हैं मॉडरेट टू टफ। तो इस तरह से 4 कैटेगरी मानकर चलते हैं शिफ्ट में एग्जाम का लेवल में। अब बात कर लेते हैं, उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं, एक सैंपल के तौर पर देख रहे हैं। तो आप लोग यहाँ देखें कि शिफ्ट 1 में 50 से 59 तक मार्क लाए हैं, 10 कैंडिडेट लिए हैं। शिफ्ट 2 में भी 10 कैंडिडेट लिए हैं, शिफ्ट 3 में भी, शिफ्ट 4 में भी, सब में 10 कैंडिडेट लिए हैं। कुल मिलाकर बात करें तो 40 कैंडिडेट हो जाते हैं। अब एवरेज भी आप लोग निकाल लेंगे, एवरेज निकलता है 54.5। शिफ्ट 1 का, शिफ्ट 2 का याद रखना है आपको, एवरेज 44.5 है। शिफ्ट 2 का, शिफ्ट 3 का बात कर लेते हैं, एवरेज है 34.5 है, और शिफ्ट 4 का है 24.5। तो इस एवरेज को याद रखेंगे तब आप लोग उदाहरण को समझ पाएंगे, फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो यह बातें क्लियर होती है। तो आप लोग इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, 50, 51, तो 50 आपको मानकर चलना है। उसके बाद जो अधिक होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे करके अधिक हो गया है 51, 52, 53 में, तो उसको ऐड कर लेना है। उसके बाद उसको 10 से डिवाइड कर देना है, तो बाकी जो 50 में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं एवरेज। तो बात कर लेते हैं कि 1 से 9 तक है, तो 9 और 9 के बाद आप लोग 9 हो गया, 9 आप +1 कर देंगे, /2 कर देंगे। तो इस तरह से भी आपको कितना निकल जाएगा, 9 + 1 कर देंगे तो 10/2 करेंगे तो 5, तो 9 × 5 कर देंगे तो 45। 45 को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 4.5। तो आप लोग जानते ही हैं, फॉर्मूला भी जानते हैं, n + 1/2, तो 4.5 ऐड कर देंगे 50 में। तो इसी तरह से सभी शिफ्ट में आपको एवरेज निकालने के लिए कर सकते हैं। आपको एक कैलकुलेशन भी समझ में आ गया होगा। और आगे बात कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं। आप लोग अपना फॉर्मूला समझने के लिए बता रहे हैं, तो समझने के लिए बता रहे हैं, तो इसमें पी का फॉर्मूला देख सकते हैं आप लोग। पी कैसे माने हैं, तो पी के लिए एवरेज ऑफ टॉप, इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं एवरेज ऑफ टॉप 10% माइनस टोटल एवरेज। उसके बाद शिफ्ट की बात कर लिए हैं, क्यू में टॉप रहेगा लेकिन शिफ्ट में उस शिफ्ट की बात किए हैं। आप लोग इंग्लिश भी देख सकते हैं, P/Q फॉर्मूला के लिए, NM मतलब हो गया नॉर्मलाइज्ड मार्क, तो P/Q आप लोग देख सकते हैं ऑब्टेन मार्क्स माइनस एवरेज माइनस शिफ्ट, एवरेज इन शिफ्ट, ये सभी पढ़ लेंगे। आप लोग इसको हिंदी में देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी में आप लोग देखेंगे P बराबर किए हैं कि पूरे शिफ्ट में टॉप 10% का औसत माइनस कुल औसत पूरे शिफ्ट का। अर्थात इससे क्या बातें सामने आती है कि कुल की बात की गई है, अर्थात पूरे शिफ्ट पर बात की गई है। P का मतलब ही हो गया पूरे शिफ्ट पर, कुल पर, और Q का मतलब हो गया उस शिफ्ट पर। ठीक है, इतना ही अंतर है P और Q में। उसके बाद आप फॉर्मूला पर सेट कर देंगे NM के फॉर्मूला पर।
आपको आंसर आ जाएगा। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि पी निकालने के लिए क्या करना होगा। तो पी निकालने के लिए आप लोग दो बातें देख लिए हैं, टॉप 10% का औसत, उसके बाद कुल औसत। उसी तरह से क्यू निकालने के लिए उस शिफ्ट में बात करेंगे, टॉप 10% का औसत और कुल औसत। तो वही बात है यहाँ पर कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एवरेज ऑफ टॉप 10% अर्थात पूरे शिफ्ट में टॉप 10% का औसत निकालने के लिए पूरे शिफ्ट की बात करें तो 40 कैंडिडेट हो जाएंगे। 40 का 10% करेंगे तो 4 कैंडिडेट पर आपको निकलेगा। और आप लोग जानते हैं कि पूरे शिफ्ट मिलाकर बात करें तो जो इजी शिफ्ट है उसी में अधिकतर टॉप भी करता है, वही यहाँ पर देखने को सैंपल में मिला भी है। और सबसे टॉपर आया है 59, उसके बाद सेकंड टॉपर है 58, 57 और 56। आप लोग उसे देखे भी होंगे जो कि 40 सैंपल लिए हैं 40 कैंडिडेट का। तो इस तरह से 57.5 आता है एवरेज टॉप 10% का। उसका बाद बात कर लेते हैं कुल औसत पूरे शिफ्ट का। टोटल एवरेज करेंगे तो आपको कितना आएगा, तो 158 भागा 4 आप लोग कर लेंगे। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल एवरेज कुल शिफ्ट का निकालना होगा तो आप लोग सभी को ऐड करेंगे। ऐसा नहीं करना है, आप सभी शिफ्ट के एवरेज को ऐड करके 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से भी आपको एवरेज मिल सकता है। तो उसके बाद पी की बात कर लेते हैं। पी बराबर आप लोग जानते हैं पी बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला पर ही सेट कर लें। फॉर्मूला यहाँ पर जानते हैं कि पूरे शिफ्ट में टॉप 10% और माइनस कुल औसत पूरे शिफ्ट का। तो यहाँ पर टॉप 10% भी निकाल चुके हैं। टॉप 10% में आया है 57.5, उसके बाद उस शिफ्ट का पूरे शिफ्ट का औसत तो 39.5, तो 18 आता है। तो इस तरह से पी निकल गया। उसके बाद क्यू निकालना है। तो क्यू से पहले उदाहरण के तौर पर अब एनएम का उदाहरण के लिए सबसे पहले किसी एक कैंडिडेट को लेना पड़ेगा प्राप्तांक के लिए। प्राप्तांक यहाँ पर देखेंगे, प्राप्तांक दिया हुआ है प्राप्तांक माइनस। तो प्राप्तांक के लिए किसी एक कैंडिडेट नाम कोई भी ले सकते हैं। मोहन नाम का एक लड़का है तो उसका ले लिए हैं कि मोहन का नॉर्मलाइज्ड मार्क कैसे निकालेंगे। तो अगर उसका 55 मार्क्स आता है, इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है अर्थात शिफ्ट 1 में एग्ज़ाम दिया है, तो शिफ्ट 1 में परीक्षा दिया है, एग्ज़ाम दिया है। तो बात कर लेते हैं क्यू के लिए। तो क्यू के लिए शिफ्ट 1 का एवरेज निकालेंगे। तो शिफ्ट 1 का एवरेज आप लोग निकाल चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं, 54.5 आता है। उसके बाद जो कि बताए हुए थे पहले ही। उसके बाद एवरेज निकालना है उस शिफ्ट का, क्योंकि आप क्यू के लिए बात कर रहे हैं तो क्यू में उस शिफ्ट की बात होती है, क्यू के लिए शिफ्ट की बात होती है। तो उस शिफ्ट का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10% टॉप 10% का निकालना है। तो टॉप 10% 10 कैंडिडेट कितने हैं उस शिफ्ट में, तो 10 कैंडिडेट का सैंपल लिए हैं। तो 10 का 10% करेंगे तो 1 आता है। तो वन कैंडिडेट टॉपर ही रहेंगे, एक शिफ्ट में एक ही टॉपर होगा। तो एक शिफ्ट में एक टॉपर होता है तो मान कर चलते हैं कितना टॉपर हो गया, एक शिफ्ट में एक टॉपर। तो टॉपर कितना है, टॉपर का मार्क्स है 59 है, तो 59 हो गया टॉपर का मार्क्स। तो टॉप 10% का औसत हो जाएगा 59 ही। यदि 2 आता, यदि 20 का सैंपल लेते तो 2 आता, तो 20 का सैंपल लेने पर 2 आता। ठीक है, एक शिफ्ट में 20 लेते तो दोनों को ऐड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आ जाता उसका। तो इसी तरह से आपको करना है, आप जितना का सैंपल लेना चाहें ले सकते हैं ऐसे ही। तो क्यू का मार्क निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो क्यू का निकालने के लिए आपको 59 अर्थात टॉप 10% का औसत, तो 59 माइनस एवरेज उस शिफ्ट का एवरेज तो 54.5। तो ऐसे करने पर कितना आता है, तो आपको कितना आ जाएगा 55, इधर 4.5 आ जाएगा। तो 4.5 आ जाता है, आप लोग कर लेंगे। तो इतना आता है। तो क्यू भी निकल गया है। अब बात कर लेते हैं आगे फार्मूला, ये सभी इंग्लिश में है। अब हिंदी देख लेते हैं, तो हिंदी में सेट करना है फार्मूला। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एन कैसे निकलेगा। तो एन के लिए P/Q करना है सबसे पहले। तो P भी निकाल चुके हैं। तो P कितना निकला था, तो P यहाँ पर देखें 18 निकला था। Q कितना निकला 4.5। तो यहाँ पर P/Q कर दिए हैं, तो 18 भागा 4.5 कर दिए हैं। तो इस तरह से भी भाग देंगे 18 को 4.5 से। तो 18 को 4.5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 4 आता है। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद कितना मार्क आया था प्राप्तांक, तो मोहन का प्राप्तांक कितना माने थे, तो 55 मांगे थे। तो आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं मोहन का प्राप्तांक कितना माने थे, तो 55 माने हैं। ठीक है, 55 माने हैं। ठीक है, तो उसके बाद माइनस कर दिए हैं कि कुल औसत का। तो कुल औसत उस शिफ्ट का कितना था, उस शिफ्ट का कुल औसत है। तो मोहन शिफ्ट 1 में परीक्षा दिया है, एग्ज़ाम दिया है। तो इस तरह से निकालेंगे तो उसका कितना आ जाएगा
तो 0.5 आता है। तो इस तरह से 0.5 को आपको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 कह सकते हैं। तो 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, तो 2 आता है। 2 प्लस बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप लोग फार्मूला में ये भी देखेंगे कुल औसत पूरे शिफ्ट का। तो पूरे शिफ्ट का कुल औसत कितना आया है, तो पूरे शिफ्ट का आप लोग यहाँ पर निकाले हैं, पूरे शिफ्ट का यहाँ पर देख सकते हैं। पूरे शिफ्ट का कुल औसत 39.5 है, कुल औसत पूरे शिफ्ट का। यहाँ देख लें पी के लिए जो निकाले थे उसमें पूरे शिफ्ट का बात किए थे, तो यहाँ पर कर लिए हैं। तो 39.5 ऐड करते हैं तो 41.5 आ जाता है। तो इस तरह से आप लोग देखें कि शिफ्ट 1 अर्थात ईजी शिफ्ट में, अर्थात बात करें आसान शिफ्ट में एग्ज़ाम परीक्षा देने पर 55 कितना पहुंच गया, 41.5 में पहुंच गया। ये होता है नॉर्मलाइजेशन की बात। आप लोग समझ गए होंगे कितना अंतर हो गया है। एक कैंडिडेट जो 55 लाते हैं आसान शिफ्ट में, वो कहाँ पहुंच जाते हैं, 41.5 पर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो एक बात तो साफ साबित हो जाएगी कि यदि प्राप्तांक बराबर कुल औसत हो जाए तब क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर ही मान कर चलते हैं कि 54.5 ही प्राप्तांक रहता, मान कर चलें, तो ये 0 हो गया। 0 हो गया तो सबको 0 कर देगा, पूरे टर्म को 0 कर देगा। इधर जो टर्म है 0 से मल्टीप्लाई किसी में करते हैं तो 0 हो जाता है। तो प्लस में जो बचा है 39.5 तो वही होगा, अर्थात जिसका औसत मार्क्स जो लाता है, औसत समझ गए होंगे शिफ्ट में औसत। तो शिफ्ट में क्या कितना कितना औसत गया है, तो बता चुके हैं कि शिफ्ट में औसत गया है, प्रथम औसत कितना गया है 54.5 ईजी शिफ्ट का। तो इसका कितना आ जाएगा 39.5 आ जाएगा। तो वही बातें यहाँ पर किए हैं कि मोहन है, सोहन है, राधा है, गौरी है, तो ये सभी 54.5 लाया है, 44.5 लाया है, 34.5 लाया है, 24.5 लाया है मार्क। ठीक है, इतना मार्क्स लाया है मान के चलते हैं, अर्थात प्राप्तांक बराबर कुल औसत के बराबर है। इतना तो संभव तो नहीं ही है, यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि बात क्यों नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि पॉइंट में नहीं आता है नॉर्मलाइजेशन से पहले, तो इसीलिए नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन मान कर चलते हैं प्राप्तांक बराबर कुल औसत हो जाता है। ठीक है, तो बात करें एनएम कितना आ जाता है 39.5। तो इससे यह पता चलता है यदि जिसका मार्क 54.5 अर्थात मान के चलते हैं जिसका 55 के करीब है तो 40 के करीब पहुंच जाएगा। वही 41 आपको यहाँ पर भी देखने को मिला है। ऊपर देख लेते हैं, ईजी शिफ्ट में देखेंगे तो 55 कितना पर पहुँच गया, 41 पर पहुँच गया था। तो वही बात है कि 54 मान के चलिए, 54 कितना पहुँच जाएगा, 39 पर पहुँच जाएगा, 39.5 पर पहुंच जाएगा। और यदि बात करें मॉडरेट लेवल का, इजी टू मॉडरेट का, सेकंड शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट में यदि जो 44.5 है वो भी पहुंच जाएगा 39.5 पर। 5 मार्क घटा है इसमें, बात करें तो 15 मार्क घट गया है इसमें, 5 मार्क घटा है, 5 नहीं, इसमें कितना घटा है, इसमें भी 5 मार्क घटा है मान के चलिए। और जो शिफ्ट थर्ड है, शिफ्ट थर्ड में जो 34.5 लाया है तो 5 मार्क बढ़ गया है शिफ्ट थर्ड में। और यहाँ पर 24.5 शिफ्ट 4 की बात करें जिसका टफ पेपर में एग्जाम दिया है तो 24 था तो 15 मार्क बढ़ गया है। तो यही इसी तरह से देखने को मिलेगा, जो टफ शिफ्ट में एग्जाम देगा तो 15 मार्क तक बढ़ने की संभावना रहती है। तो ये भी बातें सामने आ जाती हैं। तो इसीलिए ये सभी बातें अब डिपेंड करेगा, नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करेगा। ये सैंपल के तौर पर बता दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग देखे होंगे ठीक से। तो 54 कितना पर आ जाता है, 39.5 पर आ जाता है। 54.5 की बात करें तो इससे आइडिया यह मिला कि 15 मार्क घटा कर चलें, क्योंकि पॉइंट में तो रो मार्क नहीं आते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए 55 कितना पर पहुंच जाएगा मान के चलें तो 55 41 पर पहुंचा है, इसमें देख सकते हैं। तो वही बात है, उसी तरह से थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा। आप लोग मान के चल सकते हैं इतना ही घटने का। एक में 15 तो एक में 15 घटता है तो एक में 15 बढ़ जाता है, एक में 5 घटता है तो एक में 5 बढ़ जाता है। तो यही बातें देखने को मिल सकती है, इसी तरह शिफ्ट में होता है। अब बात कर लेते हैं क्या दोनों खंडों में ये बातें सामने आएगी नॉर्मलाइजेशन की बात। तो आप लोग जानते हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो बैंक
की बात करें तो IBPS में जो एग्ज़ाम होता है IBPS SBI जैसे होगा सेक्शन पार्ट के अनुसार, इसमें भी दोनों सेक्शन पार्ट में पास करना ज़रूरी था। तो इसीलिए आपको वही बात करें तो बैंक की तरह देखने को मिल सकता है, IBPS SBI की तरह देखने को मिल सकता है यदि ऐसा नॉमिनेशन होता है। तो प्रोस्पेक्टस में तो नहीं बताया गया है, लेकिन होता है तो ऐसा देखने को मिल सकता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपको ये भी वीडियो देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट के लिए, काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखना चाहिए। आपका जो रिजल्ट है वो शीघ्र घोषित की बात उस वीडियो में किए थे, तो रिजल्ट कब तक आ सकता है इस पर भी बात किए थे। तो शीघ्र घोषित की बात करें तो शीघ्र घोषित हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है। अब बात करें तो काफ़ी समय बीत चुका है आंसर की के बाद भी, और बोर्ड का रिकॉर्ड भी ठीक ठाक रहा है, जैसा कि बहुत सारे जो एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होता है उस सब में, एग्ज़ाम या फिर काउंसलिंग जो होता है उसमें तो रिजल्ट जल्दी आ जाता है। तो ये सभी बातें देखने को मिली है, तो इस तरह से आप लोग मान के चल सकते हैं आ सकता है। और भी इधर जो प्रोस्पेक्टस जो है उसको भी रिवाइज किया गया है। तो आगे बात करने वाले हैं कब तक आ सकता है रिजल्ट, शीघ्र या फिर कब, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये भी कट ऑफ के लिए उस वीडियो को, इसीलिए प्ले लिस्ट जो आएगा इस वीडियो के लास्ट में, लास्ट होते ही प्ले लिस्ट आ जाएगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस चैनल के जाकर अमीन का प्ले लिस्ट देख सकते हैं, बिहार अमीन से प्ले लिस्ट है उसको देखकर आप लोग क्लिक करके कट ऑफ देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही।